The year was 2009, and that year almost 60,000 students appeared in NT-test, and my rank was around 500 in that 60,000 students. So I chose Anistar Medical College. So I graduated from there in 2015. So when I was in my house job, it was the time that I started seriously thinking about the USMLE. House job was so tough that we could not pursue USMLE at that point, but after house job I started preparing for USMLE. I also passed my FCPS part 1 in surgery. There was one passion that I had in my heart that started in the medical school, and that was the passion of neurosurgery. So I wanted to pursue neurosurgery. So when I asked around, they said the neurosurgery is very difficult to get in the US. So then I have to switch gears. But in that 6 months, I got much information about the USMLE. So after I started my residency, I started telling people about the USMLE and the path they can take. I'm proud to say there are some people now matched in the US. There was a small role that I played in their path, and I hope that this video can be that small push. You can just pause and see what are we going to cover in this video. This video is about that third year or fourth year student. Before this point of time, he or she doesn't know anything about USMLE. मुझे नहीं पता कि इससे पहले आप क्या कर रहे थे, लेकिन आज से जो है ना आपको USMLE के बारे में पता होगा. So what is USMLE? ये आप जब USMLE कर लेते हैं तो बेसिकली आप एलिजिबल होते हैं to do practice in the US as a physician. So this means that you can then do residency there or you can do fellowship there. जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो है ना PMDC है, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास पहले वैलिड PMDC होनी चाहिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसी तरह नेपाल के अंदर नेपाल मेडिकल काउंसिल का एग्जाम है. इस तरह हर कंट्री का एक डिफरेंट काउंसलिंग एग्जाम होता है, जिसके बाद आप लाइसेंस होते हैं कि आप वहाँ काम कर सकते हैं एज ए डॉक्टर. तो US के अंदर अगर आपने काम करना है तो आपको USMLE पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वहाँ एज अ फिजिशियन काम कर सकते हैं. लेकिन USMLE हम क्यों करें? तो सबसे पहले तो यह है कि आपको दुनिया की ना बेस्ट इंस्टीट्यूट के से ट्रेनिंग मिल रही है. फॉर एग्जांपल हार्वर्ड हो गया, जॉन हॉपकिंस हो गया, और ये ट्रेनिंग भी आपको उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जो वहाँ के लोकल ग्रेजुएट हैं, यानी कि अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट जो कि हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, जिसने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है. उनके अलॉन्ग द साइड जो है ना रेजिडेंसी कर सकते हैं. और एक दफ़ा आपने रेजिडेंसी कर ली, फिर डजेंट मैटर कि आप की जो मेडिकल स्कूल की एजुकेशन थी वो कहाँ से थी, ये मैटर करेगा आपने कौन सा इंस्टीट्यूट से आपने रेजिडेंसी की है. आगा खान हो गया, शिफा हो गया, शौकत खानम हो गया, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि अगर एक जो डॉक्टर है वो MD है और उसने USA से ट्रेनिंग की हुई है तो वो उसको प्रेफर करते हैं. UK के अंदर जो है ना GMC की भी ऑफ़र हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर USMLE एग्ज़ाम. अरब कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा सऊदी अरब हो, उनके अंदर भी आपके जॉब के प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं. US UK से किसी एक जो है वेल रेप्यूटेड जगह से अपनी रेजिडेंसी की हुई है तो आपको टायर 1 पे जॉब ऑफ़र करेंगे. यही है कि जब आपकी जॉब ऑफ़र वो आपको करेंगे तो आपकी अर्निंग जो है ना उस लिहाज से ज़्यादा होगी. जो टायर 3 होगी उसको कम वो पे देते हैं, जो टायर 1 है उसके लिए वो सबसे ज़्यादा पे रखते हैं अपनी. तो USMLE आपने किस तरह करना है, तो उसमें मेजर जो है ना आपने 2 चंक में चीज़ों को डिवाइड कर लेना है. एक तो ये है कि आपने अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, और दूसरा जो है ना आपने अपनी CV और कॉन्टेक्ट्स बिल्ड करने हैं. एग्ज़ाम हमने इसलिए क्लियर करना है कि तुमने शो कि हमारा मेडिकल नॉलेज इनफ है, और CV हमने इसलिए बिल्ड करनी है ताकि उन्हें पता चले कि सिर्फ हम किताबी कीड़े नहीं थे, हमने रिसर्च प्रोजेक्ट में भी पार्ट लिया हुआ है, हम लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं हमारे अंदर, हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया हुआ है. अच्छा, अब एग्ज़ाम का फॉर्मेट किस तरह, जो सबसे बड़ी अभी के लिए हमारे लिए नेसेसरी चीज़ है एज अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट कि हमें पता चले कि एग्ज़ाम हमने कैसा देना. तो स्टेप 1 जो है ना वो बेसिकली बेसिक्स का एग्ज़ाम होता है. इसके अंदर जो है ना आपसे जो क्वेश्चंस होंगे ना उनमें बेसिकली मैकेनिज़म्स पूछे होंगे और आपकी फाउंडेशन को चेक किया होगा. सो इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो बायोकेमिस्ट्री से आएंगे, फिजियोलॉजी से आएंगे, पैथोलॉजी से आएंगे, और इसके अलावा जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनकी डिजीज़ के बेसिकली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पूछे जाएंगे, उनकी कुछ सिम्टमोलॉजी पूछी जाएगी, कौन सी ड्रग से कौन सा रिएक्शन होता है, उसमें क्या हमें करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई हमने कैसे करना है. तो ये बेसिकली स्टेप 1 के अंदर जो है हमसे वो क्वेश्चन पूछते हैं. सो स्टेप 1 के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली 280 क्वेश्चंस होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो MCQ बेस्ड होते हैं, यानी कि आपको चॉइसेस दी होंगी और उसमें से आपने करेक्ट चॉइस चूज़ करनी है. अब जो स्टेप 1 है उसके अंदर जो एक ब्लॉक है 60 मिनट आपको देंगे ये ब्लॉक करने के लिए, और हर ब्लॉक के अंदर ना 40 क्वेश्चंस होते हैं.
और इस तरह के जो है ना आपके 7 ब्लॉक्स होंगे, यानी कि ये वाला जब आपने ब्लॉक कर लिया है उसके बाद फिर आपके पास कुछ देर के लिए ब्रेक देंगे 5-10 मिनट्स के, फिर आपने नेक्स्ट ब्लॉक करना होगा। उस ब्लॉक के अंदर भी 40 क्वेश्चन होंगे जो कि आपने 60 मिनट में करना होगा। इस तरह करके टोटल जो है ना वो आपके 7 ब्लॉक्स होंगे। स्टेप 1 का जो स्कोर है वो नहीं आता, इसमें आपको बताते हैं कि आइदर यू आर पास और यू आर फेल। इससे ज़्यादा आप स्कोर लेंगे तो आप पास में आ जाएंगे, चाहे आपने 260 लिया और 230 हो वो आपको पास डिक्लेयर करेंगे, और अगर आपका स्कोर इससे कम आता है तो आपको वो फेल डिक्लेयर करेंगे। तो स्टेप 2 है ना वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो आपके स्कोर है ना वो डिस्क्राइब करेंगे आपको। एक बंदा जो है जिसका स्कोर 250 है वो इक्विवेलेंट नहीं है उस बंदे के जिसका स्कोर 220 है। आपका जितना अच्छा स्कोर होगा वो इस बात को इन्फोर्स करता है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू एक मीडियोकर स्टूडेंट। और इसके अंदर जो है ना सेम स्टेप 1 की तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स होंगे। हर ब्लॉक के अंदर ना आपने 40 MCQs करने होंगे और आपको टाइम ड्यूरेशन होगा 60 मिनट्स का, और जो टोटल क्वेश्चंस बनेंगे वो आपके 320 MCQs होंगे। और इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं टोटल वो बढ़ के 8 ब्लॉक्स हो गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली क्लिनिकल क्वेश्चंस में आएंगे, बेसिकली हमारी मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, पीड्स, गायनी, उनके जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो ये इसमें हमारा बेसिक से अब हम क्लिनिकल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये स्टेप 2 का जो है ना वो है CK पोर्शन, क्लिनिकल नॉलेज पोर्शन। पहले जो है ना स्टेप 2 के साथ एक और होता था क्लिनिकल स्किल। ये जो क्लिनिकल स्किल था पहले आप US में जाके देते थे, अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया है OET से। अब हम अगर OET दे दें तो वो इक्विवेलेंट है इसके, और अब CS नहीं होता। तो OET हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम स्टेप 3 को देख लें। स्टेप 3 जो है ना बेसिकली इस बात पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है कि क्या आप एक इंडिपेंडेंट फिजिशियन के तौर पे आप उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। इसमें आपको मुख्तलिफ पेशेंट के सिनेरियोज दिए जाएंगे, क्वेश्चन थोड़े मुश्किल भी होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे। ये 2 दिनों का आपका एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट डे का आपका एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके उसी तरह जो है ना 6 ब्लॉक्स होंगे, और हर ब्लॉक के अंदर 38 से 39 MCQs होंगे, और वो आपने 60 मिनट में ईच ब्लॉक करना होगा। तो जो आपके टोटल MCQ बनेंगे वो आपके 232 MCQs बनेंगे। तो ये एक ब्लॉक हो गया, और उसके बाद 2 ब्लॉक्स हो गए, इस तरह करके 6 ब्लॉक्स होंगे। ये जो आपका फर्स्ट डे पे होगा। अब जो सेकंड डे जब आप जाएंगे तो अब आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसके अंदर आपने 180 MCQs सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपने 6 ब्लॉक्स जो है ना आपके होंगे, और 30 उसके अंदर आइटम्स होंगे जो कि आप टेस्ट होंगे। और हर जो ब्लॉक है वो आपको अब 60 मिनट्स मिलेंगे, अब आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और 180 MCQs होंगे। इसके अलावा आपके कुछ केस सिमुलेशंस भी होंगे। ये 13 केस सिमुलेशंस होंगे जो कि डिफरेंट तरह के केसेस आपको आ सकते हैं कि एक पेशेंट आया ट्रॉमा के साथ आया है, तो आप उसके साथ इनिशियली क्या करोगे, उसके साथ कैसे मैनेज करोगे। एक पेशेंट आया है वो वॉमिटिंग कर रहा है ब्लड की, और जो है ना उसका वो ब्लड प्रेशर बहुत लो है, पल्स नहीं आ रही उसकी, तो आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगी, आप उसको क्या केयर देंगे, सेकंड पे आप उसे क्या करेंगे, उसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस पे किस तरह जाएंगे। इस तरह के आपके 13 केस सिमुलेशंस भी होंगे, और आपको तकरीबन 10 से 20 मिनट्स दिया जाएंगे हर केस के लिए। इसके अलावा जो है ना हमारा हो गया OET जो है ना उसका मतलब है ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट। OET विल टेल अस दैट आइदर वी आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज और नॉट। इस टेस्ट के अंदर ना मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लिसनिंग होता है, रीडिंग होता है, राइटिंग होता है और स्पीकिंग होता है, और उसके अंदर फिर आपको मुख्तलिफ बैंड्स एसोसिएट करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया A बैंड, मीडियम परफॉर्म किया B, बिलो एवरेज परफॉर्म किया C बैंड, तो ये आपने अपना क्लियर करना होता है। ये बेसिकली CS के इक्विवेलेंट है। तो अगर आप 3rd ईयर के अंदर है ना, तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने USMLE करनी है, तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसको हम कहते हैं ECFMG रजिस्ट्रेशन, जिसके अंदर जो है ना आप बताते हैं कि मेरा मेडिकल स्कूल है, मैं ये वाला स्टूडेंट हूँ, वो वेरीफाई करते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो उसके अंदर जो है ना आपको 6 to 7 मंथ्स जो है ना उसकी प्रिपरेशन चाहिए। जब आपने एक तरफा सोच लिया कि मैं USMLE की तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर आपने अपना स्टेप 1 देना है। तो अगर आप 3rd ईयर के अंदर है तो ये वाला आपका टाइम बनेगा जब आप 3rd ईयर के एंड पर होंगे, या फिर 4th ईयर के स्टार्ट के अंदर आप ये दे सकते हैं। और फिर आपने अपना जो स्टेप 2 है वो अपना देना है फाइनल ईयर के अंदर। जो आपका 4th ईयर है उसमें आपने स्टेप 2 की अपनी तैयारी की, तो आप अपना स्टेप 2 जो है या फाइनल ईयर के अंदर स्टार्ट में दे सकते हैं या फाइनल ईयर के मिड के अंदर दे सकते हैं। अगर आप 4th ईयर के अंदर हैं तो आप
आज डिसाइड किया कि मैंने अब अपना स्टेप 1 देना है, तो आपको भी 6 to 7 मंथ्स लगेंगे। तो आप अपना स्टेप 1 जो है ना 4th ईयर के एंड पे दे सकते हैं या फाइनल ईयर के स्टार्ट में दे सकते हैं। तो जो 3rd ईयर होगी उसको एक एडिशनल ईयर मिलेगा 4th ईयर, जिसके अंदर वो यूएस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के अंदर इंटर्नशिप लेने के लिए और वहाँ का क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए। लेकिन अगर आप 4th ईयर के अंदर है तो फिर आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम रह जाता है। पहली प्रेफरेंस हमारी यही है कि हमने अपना स्टेप 1 क्लियर करना है 4th ईयर के अंदर, और अगर हम 4th ईयर से आगे निकल रहे हैं तो हमने फाइनल ईयर के स्टार्ट में अपना स्टेप 1 क्लियर कर लेना है। तो आपके पास टाइम जो है ना वो कम रह जाता है इस लिहाज से, क्योंकि आपको 6 to 7 मंथ्स की प्रिपरेशन चाहिए पास और फेल करने के लिए। फाइनल ईयर के अंदर अपना स्टेप 2 दे दिया, उसके बाद फिर उन्होंने ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट OET देना है, और उसके बाद उन्होंने यूएस जाके एक स्टेप 3 का एग्ज़ाम देना है। तो आपने फाइनल ईयर के बाद अपना स्टेप 3 दे दिया और OET दे दिया, तो उसके बाद सितंबर के अंदर जो है ना आप उनकी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम एक मैच प्रोसीजर कहते हैं। इसमें आपको रैंक किया जा रहा होता है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आप भी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट को रैंक कर रहे होते हैं कि मैंने इस इंस्टीट्यूट में जाना है, और वो इंस्टीट्यूट भी कह रहा होता है कि मुझे ये कैंडिडेट पसंद है, तो उसको हम कहते हैं मैचिंग। फाइनल ईयर को पास करने के 3-4 मंथ्स बाद ही रेजिडेंसी के लिए यूएस में अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज़ एन आइडियल टाइम नहीं। अब हम आ जाते हैं एक $1 million क्वेश्चन पे, जो कि ये है कि डज स्कोर मैटर। देखिए स्टेप 1 जो है ना वो पास एंड फेल है, तो उसमें या बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन स्टेप 1 के ऊपर एक चीज़ मैटर करती है, वो है स्टेप 2। अगर आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक फाउंडेशन होगी तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे स्टेप 2 के अंदर, जो कि आपके क्लिनिकल नॉलेज का टेस्ट होगा। तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो 240 के स्कोर को एक गुड स्कोर समझते हैं, और अगर इसके साथ आपकी रिसर्च और CV हो तो आप गुड टू गो हैं। लेकिन अगर आपका 250 प्लस स्कोर आ जाता है तो ये आपका एक एक्सीलेंट स्कोर है, और आप समझ लें कि आप वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स में से हैं, और इवन इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी ना आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के लेवल पे समझे जाएंगे। और अगर आप 260 या 270 वाले हैं तो यू आर आउट ऑफ ऑर्डिनरी स्टूडेंट, और मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है ना कम लोगों के इतने स्कोर होते हैं। 230 जो है ना वो हमारा कट ऑफ है। अगर 230 से बिलो स्कोर है तो बहुत सारे प्रोग्राम ना हमारे पे कट ऑफ लगा जाते हैं, और कट ऑफ का मतलब ये है कि एक तरह से ये फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है। अगर हम सोचा कि हम गाड़ी लेने जा रहे हैं तो हमने सोचा हुआ है किस मॉडल की गाड़ी लेनी है और किस ईयर की गाड़ी लेनी है, तो पहला हमारा फ़िल्टर जो लगता है ना वो मॉडल पे लगता है कि हमने जो है ना होंडा लेनी है सिटी में, तो होंडा सिटी जो है ना वो हमारा पहला फ़िल्टर लगा हुआ है। इसी तरह जो आपका स्कोर है ना वो एक फ़िल्टर लगा देते हैं कि इससे बिलो स्कोर हमें नहीं चाहिए। पहले जो है ना स्टेप 3 के स्कोर्स को इतना ज़्यादा मैटर नहीं किया जाता था, लेकिन क्योंकि अब स्टेप 1 का स्कोर नहीं है तो अब अगर आपके स्टेप 2 के अंदर स्कोर थोड़े कम आए हैं तो फिर आपको स्टेप 3 के अंदर स्कोर थोड़े ज़्यादा लेने पड़ते हैं अपने आप को दिखाने के लिए कि आई एम अ गुड स्टूडेंट। शायद मेरे साथ स्टेप 2 में कोई बैड लक हो गई थी। अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट कि हमने अपनी CV को किस तरह बिल्ड करना है। रिसर्च में ना हम लोग बहुत डेफिशिएंट हैं, आपको आज रिसर्च का नहीं पता चल जाएगा, लेकिन आपके कुछ सीनियर्स होंगे जो कि इस पाथ को फॉलो कर रहे होंगे। इसके अलावा जो है ना हो सकता है कि आपके जो हॉस्पिटल है वहाँ भी कुछ लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आपने उनके साथ जुड़ जाना है, अलॉन्ग साइड उनके रिसर्च करें। ये मैटर नहीं करता कि आपका फर्स्ट ऑथर है, आप सेकंड ऑथर हैं, लास्ट से पहले वाले ऑथर हैं, आपका नाम रिसर्च पब्लिकेशंस में होना चाहिए। अगर आपने नहीं रिसर्च की होगी तो आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हैं इस चीज़ के अंदर, आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अपने सीनियर्स के साथ काम करें और अपनी रिसर्च पब्लिकेशन करें। जर्नल जो है ना वो इंडेक्स जर्नल हो, कुछ जर्नल जो होते हैं ना वो लो क्वालिटी के जर्नल्स होते हैं तो उनके अंदर पब्लिकेशन कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी रिसर्च कंसीडर होगी। सो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर वाले जर्नल के अंदर कोशिश करना है कि आपकी पब्लिकेशन हो। और सेकंड चीज़ जो हम कर सकते हैं ना वो है इलेक्टिव्स। तो ये आपने अपने मेडिकल स्कूल के अंदर ना अप्लाई करना होता है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल हो गया, क्लीवलैंड क्लिनिक हो गया, मेयो क्लिनिक हो गया, इनके अंदर आप अप्लाई करते हैं कि आई वॉन्ट टू डू इंटर्नशिप। कि बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टेप 1 मांगते हैं, इसीलिए जो 3rd ईयर के अंदर जो अब कर रहे हैं तैयारी, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक आइडियल टाइम ये है कि वो 3rd ईयर के एंड पे या 4th ईयर के स्टार्ट के अंदर ही अपना जो है ना USMLE का स्टेप 1 दे दें, तो 4th ईयर के अंदर वो अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है कि 4th ईयर के अंदर ही इंटर्नशिप के लिए बुला लें। सो आपने अपने मेडिकल स्कूल के अंदर ही कोशिश करना है कि आपने अप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले क्या ज़रूरी है कि आपने स्टेप 1 किया हो। और कुछ जो प्रोग्राम्स है वो आपसे अमाउंट चार्ज करेंगे, कोई कहेगा 500,000 भी करेगा, कुछ प्रोग्राम्स तो इवन 3,000 भी आपसे मांगेंगे। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन मोस्टली हम में से अफोर्ड नहीं कर सकते तो उन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करें जहाँ ये बहुत ज़्यादा मिनिमल अमाउंट मांगते हैं आपसे या बिल्कुल अमाउंट नहीं मांगते, और हैं ऐसे प्रोग्राम जो आपकी अमाउंट जहाँ नहीं लगेगी। तो कोशिश करें अपनी मिनिमम स्पेंडिंग करें क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खर्चा करना है आगे। और जो तीसरी चीज़ थी कि आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसके अंदर आप
आपने शो करना होता है कि मैं इस सोसाइटी का मैंने ये चीज़ परफॉर्म किया, ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ हैं, मैं इनके अंदर भी इंटरेस्ट है। इस ये चीज़ ये शो करती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक नर्ड नहीं है, आप जो है ना बेसिकली आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को आप इकट्ठे टैकल भी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है ना अपनी CV को 4 चांद लगा देंगी। तो जो इनिशियल हमें वीज़ा मिलता है वो हमें मिलता है B1 वीज़ा और B2 वीज़ा जो कि हमारा विजिटर वीज़ा होता है। इसके अंदर हम अपनी इंटर्नशिप करने जा सकते हैं, हम अपने स्टेप 3 का एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ये वीज़ा जो होता है ये 5 ईयर का मल्टी विजिट वीज़ा होता है। एक दफ़ा आपका वीज़ा लग जाता है तो इसके मल्टीपल टाइम जो है ना आप USA विज़िट कर सकते हैं। और वीज़ा लेने के लिए आपने कुछ चीज़ें शो करनी होती हैं, उनमें से मेजर चीज़ें ये हैं कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है या आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट थोड़ी हैवी होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। इसको शो करती है कि हम US जो जा रहे हैं तो हमारी पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज़ होनी चाहिए, एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ जो है ना उनके अंदर पार्ट नहीं लिया हुआ आपने, और जो है ना उन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपकी एक गुड स्टैंडिंग हो जाएगी फॉर द वीज़ा। और वीज़ा कुछ लोगों का नहीं लगता, 100 में से एक बंदा होता है और वो फिर बाद में काफ़ी अर्सा रोता रहता है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीज़ा मुश्किल है वीज़ा। लेकिन बात यह है कि एक बंदा अनलकी हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी अनलकी हों। आप अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखें और रेड फ्लैग्स को अवॉइड करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी रखें और अपनी यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइज शो करें, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। क्लोज जानने वाले उनमें से सिर्फ एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और वो खैर स्टेप्स करके फिर वो GMC लेके UK चला गया। उसके बाद जब आप रेजिडेंसी करते हैं तो फिर आपके पास चॉइस होती है कि आपने J1 वीज़ा लेना है कि H1 वीज़ा लेना है। तो J1 वीज़ा जो है ना वो ECFMG जो है ना ऑर्गेनाइजेशन वो स्पॉन्सर कर रही होती है। तो बहुत सारे जो अपने यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली ECFMG को कहते हैं। हमें रेजिडेंट चाहिए तो आप इसके लिए वीज़ा स्पॉन्सर करें तो वो उनको स्पॉन्सर करते हैं और उस वीज़ा को हम कहते हैं J1 वीज़ा। और H1 वीज़ा होता है कि जो हॉस्पिटल इंडिविजुअल तौर पे कहता है कि ये रेजिडेंट मुझे चाहिए, तो वो US के स्टेट डिपार्टमेंट्स को कांटेक्ट करते हैं और वो उनसे वीज़ा लेते हैं। इन दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं कि J1 अच्छा है कि H1 अच्छा है, और इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए हमें। लेकिन जो मेजर बात यह है कि J1 जो है ना ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर है, आपको जल्दी मिल जाएगा, फेलोशिप्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं J1 में। और H1 जो है ना उसमें आपका जो ग्रीन कार्ड है उसका पाथ ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, वो आपको अर्ली मिल जाता है। अगर सिर्फ कॉस्ट आपको रोक रही है ना, गो फॉर इट, आप लीप ऑफ फेथ लें। आपकी कॉस्ट जो है ना विद इन 1 या 2 ईयर्स ना आपने रिकवर कर लेनी है। तो किधर से भी हो सकता है कि आपने जो स्टेप्स करने हैं या जानना है वो आपको अमाउंट एक टाइम नहीं चाहिए होगी, एक ही दिन नहीं चाहिए होगी, आपको मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में चाहिए होगी। अगर आप 3rd ईयर के अंदर है तो अगर आपने स्टेप 1 के लिए फ़ी और सोर्सेज लेने हैं तो वो आपको 4th ईयर के अंदर चाहिए होगी। और अगर आपने स्टेप 2 के लिए रिसोर्सेज और फ़ी करने हैं तो आपको फाइनल ईयर में चाहिए। जो स्टेप 1 है उसके जो एग्ज़ाम की फ़ी है वो तकरीबन $1000 है और जो रिसोर्सेज हैं वो $700 से $800 है, जिसके अंदर आपका UWorld जो रिसोर्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट एड एपिथोमा है और बोर्ड एंड बियॉन्ड के लेक्चर हैं। इसके अलावा स्केची, पेक्सोराइज, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो कि आप ले सकते हैं। लेकिन जो UWorld है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एड, ये दोनों आपके गोल्डन रिसोर्सेज हैं। और इसके अलावा आप पेथोमा को भी ऐड कर सकते हैं। और ये आपका जो रिसोर्सेज कॉस्ट करेगा वो $700 से $800 और आपकी स्टेप 1 की फ़ी $1000, और ये आपने 4th ईयर के अंदर आपको चाहिए होगा। अच्छा, फाइनल ईयर के अंदर आपने स्टेप 2 सीखे देना है, इसके लिए भी $1000 की एग्ज़ाम फ़ी है और इसके अलावा रिसोर्स की फ़ी जो है ना वो $600 से $700 है फॉर UWorld, और ये आपको फाइनल ईयर के अंदर ये अमाउंट चाहिए होगी। अच्छा, फिर आफ्टर फाइनल ईयर जो आपके लिए मेजर अमाउंट है जो आपको चाहिए होगी वो ये है कि स्टेप 3 के अंदर जो स्टेप 3 का एग्ज़ाम है वो $915 का है, और जो आपकी OET की एग्ज़ाम फ़ी है वो है $455। इसके अलावा कुछ आपको वीज़ा फ़ी चाहिए होगी, राउंड अबाउट $200 है, और आपके लिए ट्रैवल के लिए और वहाँ रहने के लिए और खाने पीने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2000 जाने के लिए और वापस आने के लिए, और वहाँ रहने वगैरह के लिए $2000 चाहिए होगा। मैच जो प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया था कि जब हमने अपनी एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं और उसके बाद हमारा एक टाइम आया है कि अब हम रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम रैंक करेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को, और प्रोग्राम्स भी में रैंक करेंगे तो उसको मैचिंग कहते हैं। उस प्रोसेस के लिए भी आपको $3000 चाहिए होंगे, और ये अमाउंट आपको आफ्टर फाइनल ईयर चाहिए होगी। स्पेशलिटीज़ जो है ना, अगर सर्जरी की नहीं मिल रही हमें तो हम चाहते हैं कि हम वो बात परसू नहीं करेंगे जहाँ हम अपनी मर्ज़ी की चॉइस नहीं कर सकते। ज़्यादातर IMGs जिसे हम इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स जो कि हम लोग हैं या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, वो मोस्टली मेडिसिन की फील्ड्स में जाते हैं।
और इसमें हमने 3 इयर्स जो है ना का ये प्रोग्राम होता है। जब हम मैच हो जाते हैं, पहले हमारा इंटरनल मेडिसिन के अंदर मैच होता है, उसके बाद हमने 3 इयर्स के अंदर इंटरनल मेडिसिन करनी होती है। उसके बाद फिर हमने फेलोशिप के प्रोग्राम के अंदर एंटर होना होता है। तो फेलोशिप का प्रोग्राम भी फर्दर 3 इयर्स का होता है, जिसके अंदर आप कार्डियोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर जा सकते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अंदर जा सकते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो मेडिसिन की स्पेशलिटीज़ हैं अलॉन्ग साइड वो डायरेक्ट भी होती हैं, जैसे कि न्यूरोलॉजी एक डायरेक्ट आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, पीडियाट्रिक मेडिसिन में भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, साइकेट्रिक फैमिली मेडिसिन के अंदर भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरी हमारी मेजर ब्रांच है वो है सर्जरी। देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं ना, उनको एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज देते हैं सर्जिकल फील्ड्स के अंदर। अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी ना सर्जरी की फील्ड्स मुश्किल मिलती हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपनी 2 से 3 इयर्स के लिए एक कोई रिसर्च प्रोग्राम के अंदर एंटर होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, अपनी CV को बिल्ड करते हैं और फिर जो है ना वो सर्जिकल की स्पेशलिटी के अंदर जाते हैं। अगर आप सर्जरी की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जो कि एक मुश्किल काम है, तो आपको शायद रिसर्च पोजीशन लेनी पड़ेगी फॉर 2-3 इयर्स। तो उसमें आपको पे करते हैं, लेकिन कम पे करते हैं, और आपकी CV बिल्ड हो रही होती है। और जब आपकी रिसर्च पोजीशन हो जाएगी तो फिर उसके बाद आप एक सर्जिकल फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि IMGs का सर्जरी की फील्ड में मैच नहीं होता। लास्ट ईयर भी जो है 8 to 10 स्टूडेंट्स का सर्जरी की फील्ड के अंदर मैच हुआ, लेकिन वो रेयर है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल मेडिसिन ग्रेजुएट, जो कि ऑलमोस्ट 700 थे पाकिस्तान के अंदर जिनका मैच हुआ है। सो ये USMLE का जो पाथ है ना, उसकी सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आप विद इन द मेडिकल स्कूल ही कर सकते हैं। तो आपके पास एक चांस है कि आप कम्पीट कर सकते हैं अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट के साथ, जो कि दुनिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ग्रेजुएट किया होता है, और आप फिर उनके अलॉन्ग साइड जाके रेजिडेंसी कर सकते हैं। जितना जल्दी आप अपने आप दिमाग को इस बात पर सेटल डाउन कर लेंगे कि अगर आपने USMLE करनी है तो द बेस्ट टाइम वाज टू स्टार्ट येस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज़ टुडे। सो आज से कोशिश करें कि अपने आप को 1-2 दिन लगा के सोच लें कि आपने क्या करना है और इसको जल्दी करें, क्योंकि आज आप 3rd ईयर के अंदर है, कल आप 4th ईयर में होंगे, और 4th ईयर के बाद आप अगले साल फाइनल ईयर में होंगे, फिर आप हाउस जॉब कर रहे होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करके आपके साल गुजरे होंगे। अगर आपने जो चीज़ हाउस जॉब में जाकर सोचनी है वो आज ही आप सोच लें। तो जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो पहले ही चीज़ें सोच लेते हैं। ये अब उस तरह का टाइम नहीं रहा कि अब हर बच्चे को जैसे कान पकड़ के चीज़ें कराई जाती हैं। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको सर्च करें, उसको देखें, अंडरस्टैंड करें। जंप लग रही है आपकी, तो जंप लगाने के लिए तो फिर एनर्जी भी चाहिए होती है, तो एनर्जी एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ेगी। और हो सकता है कि आपकी रेजिडेंसी शुरू हो जाए और आपके अभी जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाउस जॉब ख़त्म भी ना हो। आई होप कि दिस वीडियो में एक दैट टाइनी बिट ऑफ मूवमेंट इन योर ब्रेन कि आप भी USMLE को बात को परसू कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।